हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ की जो जीएस बुक है 101 राउंड वाली एक्सप्रेस लाइन, इसके हम आपको सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सम सेट नंबर 13 और 14। इसके पहले दोस्तों हमने 12 तक के सेट करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। दोस्तों, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है ये जड़ता के कारण जो है हटता नहीं है। समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की गति जो होती है ये होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? दोस्तों, आवर्धक शीशा जो है इसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है आवर्धक शीशा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की डैश कहा जाता है। तो समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। दोस्तों, ओम का नियम जो है V बराबर आई आर हमको पता है। क्या होता है? V बराबर आई आर, ये आपको याद रखना है। तो R अगर निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में I। अब देखिए V अपॉन में I है क्या यहाँ पे? तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही V अपॉन I है। ठीक है, तो ये V अपॉन I क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो का उपयोग हम करते हैं। किसका? डायनामो का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डायोड को जो है एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम सत्संजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्संजक बल कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालों का रंग डैश के कारण होता है। दोस्तों, बालों का रंग जो है मेलानिन के कारण, किसके? मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? दोस्तों, जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ हो गया अपशिष्ट का उत्सर्जन जो है अमोनिया के रूप में करती है। किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? दोस्तों, उपास्थि जो है ये वृक्क में मौजूद नहीं होती है। किसमें? वृक्क में। कंठ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, इसमें उपास्थि मौजूद होती है। अंडा जो है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? दोस्तों, अंडा जो है अंडाशय से कोख में जो है ये डिंब वाहिनी नलिका के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? डिंब वाहिनी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो दोस्तों, वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन जो है ये हमें दालें प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? दालें। दालें जो है वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो दोस्तों, पादपों के थैलोफाइटा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत जो है सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो दोस्तों, स्त्री केसर जो है ये फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? दोस्तों, जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन जो नहीं है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है यह जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी। जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी दोस्तों ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है विकसित की गई थी ओरल पोलियो वैक्सीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइनोस्कोप
किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? दोस्तों राइनोस्कोप जो है ये नाक की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। किसकी? नाक की। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? दोस्तों रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई जो होती है वो होती है क्या? मोल। मोल जो है रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्राउनियन गति की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी ब्राउनियन गति की खोज। देखते हैं अगला। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है? दोस्तों एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना है? 282 है। तत्व का नाम उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम। कितना? मैग्नीशियम। 12 जो है मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक जो होती है वो होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों वे अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो है जिंक। जिंक जो है एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है सोडा वाटर में। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम भार के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? भार के रूप में। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो दोस्तों चमगादड़ जो है उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किसके द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो है ऑप्शन नंबर बी बैगनी। बैगनी जो है इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। प्रकाश जो है आँख में डैश से प्रवेश करता है? दोस्तों प्रकाश जो है आँख में किससे प्रवेश करता है? तो ये करता है कार्निया से प्रवेश। दोस्तों किससे? कार्निया से प्रवेश करता है प्रकाश आँख में। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो दोस्तों ओम का नियम जो है ये किसके बीच संबंध बताता है? तो ये बताता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? दोस्तों एटम बम का आविष्कार जो है ये किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जो है एटम बम का आविष्कार किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तापमान में परिवर्तन करके। जीन डैश की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों जीन जो है ये किसकी गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है? तो दोस्तों मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किडनी का जो इलाज होता है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? हीमोडायलिसिस हम बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है? तो दोस्तों कोलोस्ट्रम जो है ये क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? दोस्तों वायरस जो है
कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, HIV। HIV जो है ये क्या है? वायरस का उदाहरण है। किसका? वायरस का। HIV क्या है? वायरस का उदाहरण है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? दोस्तों मुकुलन द्वारा जो जनन करता है ये कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों यीस्ट। यीस्ट जो है ये मुकुलन द्वारा जो है जनन करता है। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? उसे हम पुष्पासन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। दोस्तों अनुवर्तन जो है अधिकांशतः क्या दर्शाता है? तो किसी पौधे का दिशात्मक विकास। किसी पौधे का दिशात्मक विकास जो है ये क्या कौन दर्शाता है? अनुवर्तन दर्शाता है। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? दोस्तों जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अमोनिया। अमोनिया जो है जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं? तो हम करते हैं BMI का उपयोग। किसका? BMI का उपयोग करते हैं मोटापे को नापने के लिए। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। दोस्तों फ्लोरीन में जो है कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 कार्बन परमाणु होते हैं फ्लोरीन में। कितने? 60। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी। दोस्तों समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है बताइए? तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक होती है समूह 17 के तत्वों की संयोजकता। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? दोस्तों कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है ये नीले लिटमस पे को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये जो नीला लिटमस होता है उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फास्फोरस की परमाणविकता है। दोस्तों फास्फोरस की परमाणविकता जो होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है फास्फोरस की परमाणविकता। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है। दोस्तों धनावेशित आयन को हम क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।